जिन औरतों के पेट में रसोली होती, अम्मा 3 कतरे तेल उनकी नाभि में डालकर कमरा बंद कर देती थी और फिर सारी रात उस कमरे में किसी को भी जाने नहीं देती। और फिर अगली सुबह वो औरतें बहुत खुश होकर जाती क्योंकि उनकी रसोली बगैर ऑपरेशन के ही ठीक हो जाती थी। यूं अम्मा घर बैठे बैठे ढेरों माल कमा रही थी। एक दिन मेरे पेट में भी बहुत जोर से दर्द उठा। अम्मा का इंतजार करके मैं दोहरी हो गई थी, मगर वो तो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं दर्द से बेबस हो गई और मम्मी के खास कमरे में चली गई, जहाँ वो औरतों की रसोली का इलाज किया करती थी। मुझे वहाँ पर तेल पड़ा नजर आया। मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से उस तेल के 3 कतरे अपनी नाभि में डाल दिए और कमरा बंद करके लेट गई थी। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं दहल कर रह गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा और मेरी माँ के नाम की धूम दूर दूर तक पहुँच चुकी थी। लोग कहते थे कि मेरी माँ के हाथ में जादू है, जादू। अम्मा औरतों का इलाज किया करती थी। जिसे किसी के पेट में भी रसोली होती तो वो अम्मा के पास आ जाती थी। अम्मा ने अपना एक खास तेल बना रखा था। उस तेल के 3 कतरे मरीजों की नाभि में डालती और अपने क्लिनिक में उसे लिटाकर बाहर से कमरा बंद कर देती थी। सुबह होते ही मरीज अच्छी भली हो जाती थी और अम्मा को झोलियां भर भर के दुआएं देती थी और मुट्ठी भरकर रकम भी दी जाती थी। मेरी अम्मा दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। वो इलाज से कमाए गए सारे पैसे मेरी हथेली पर रख देती थी और कहती थी कि तू ही इन सब चीजों की मालकिन है। मेरा मन भर जाता था। आज भी माँ के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आई थी और साथ में उस लड़की की माँ भी थी। वो रो रो कर अम्मा को अपनी हालत के बारे में बता रही थी। वो हसीन सी लड़की शायद मेरी उम्र की होगी। मैं उस लड़की को देखकर बोली, आपको जरूर नजर लगी है। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा सा हंस दी। अम्मा ने लड़की को रात का टाइम दे दिया और कहा कि इंशाअल्लाह सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उस लड़की की वालिदा अम्मा को दुआएं देकर चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि अम्मा के पास हमेशा कम उम्र और हसीन लड़कियां ही इलाज के लिए क्यों आती हैं। मैं अम्मा से बोली, अम्मा ये पेट की रसोली सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है? मैंने कभी किसी बड़ी उम्र की औरत को आपके पास इलाज करवाने के लिए आते नहीं देखा। अम्मा एकदम ही बिगड़ गई थी। वो बोली, नायला मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जबान बड़ी तेज होती जा रही है। मैं हंसती हुई बोली, अम्मा मैं आपका खास तेल अपनी जबान पर जो लगाती हूँ। अम्मा पानी पी रही थी। उन्होंने गुस्से में वो गिलास जमीन पर दे मारा था। गिलास चकनाचूर हो गया था, जबकि मैं अंदर से डर गई थी। मैं जल्दी से उठी और अपने कमरे में चली गई थी। मैं अम्मा से छुप कर बैठी थी। ना जाने आज उन्हें क्या हो गया था। मैं रोती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा ही कमरे में आ गई और मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी थी। अम्मा बोली, नायला तुम मेरे काम के बारे में बात ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने रोते हुए अम्मा से वादा कर लिया था कि मैं कभी भी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। उस वक्त मैंने अम्मा के डर से तो कह दिया था, मगर अम्मा के गुस्से ने मुझे चौंका दिया था। इंसान की आदत होती है ना कि उसे जिस चीज के लिए मना किया जाए वह उसी तरफ ही खिंचता चला जाता है। मैंने भी दिल ही दिल में ठान लिया था कि आज तो अम्मा के इलाज का तरीका जानकर ही रहूंगी। हो सकता है कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस इलाज को अच्छे से करें। रात हुई तो वह प्यारी सी लड़की आई और कमरे में चली गई। अम्मा भी उसके साथ ही गई और फिर 10 मिनट बाद ही बाहर आ गई थी। अम्मा ने क्लिनिक को बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखकर सोने के लिए लेट गई थी। अम्मा सारे दिन की थकी होती थी, इसलिए जल्दी सो जाया करती थी। थोड़ी देर बाद ही अम्मा के खराटे गूंजने लगे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अम्मा की चाबी उठा लूं और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाऊं। वो थी भी तो कम उम्र की, क्या पता उसे डर लग रहा हो। मैं चुपके से उठी और अम्मा के तकिए के नीचे से वो चाबी उठा ली। मैं बड़ी खुश थी। फिर दबे पाँव से चलते चलते मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मेरा रुख अम्मा के क्लिनिक की तरफ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा सो रही थी। मैं आराम से आगे बढ़ी और जैसे ही ताले में चाबी लगाने लगी, मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। पीछे मुड़कर देखा तो कदमों तले जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मैं नायला 7 वर्ष की थी जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। दादा दादी तो शायद मेरे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। अब्बू के इंतकाल के बाद यूँ लगा जैसे किसी ने हमारे सर से छत छीन ली हो। अब आए दिन मकान मालिक हमारे घर आकर बैठा रहता था। वो अपने किराए का तकाजा करता तो माँ हाथ जोड़कर मोहलत मांग लेती थी। वो मकान मालिक माँ से बोला, शमीम यूँ हर वक्त रोती धोती रहती हो, कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? तुम कितनी हसीन हो, लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। तुम छोड़ो इस रोने धोने को, मुझसे निगाह कर लो। ये मकान तुम्हारे नाम लिख दूंगा और तुम्हें बड़े अच्छे से रखूंगा। मैं किचन के दरवाजे की ओर से ये सब देख रही थी। मैं कपकपाने लगी थी। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। क्या मेरी अम्मी इस गंदे अंकल के साथ शादी कर लेंगी?
फिर मेरा क्या होगा? नायला किधर जाएगी? मैं जोर जोर से रोती चली जा रही थी और अपने अब्बू को पुकारते जा रही थी। तभी अम्मा ने उस मकान मालिक के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि वो चारपाई पर बैठा दहसा गया था। मैं बड़ी दूर खड़ी थी, मगर फिर भी मेरे कानों में साए साए होने लगी थी। अम्मा ने उसको गिरेबान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया और एक नए इलाके में आ गए थे। यहाँ आते ही ना जाने माँ के हाथ वो जादुई तेल कहाँ से लग गया था कि हमारी तो काया ही पलट गई थी। अब माँ ने खुद अपना मकान खरीद लिया। हमारे दिन फिर आ गए। हम लोगों में काबिल और इज्जतदार ठहराए जाने लगे थे। अब माँ का चर्चा दूर दूर तक होने लगा था। लेकिन आज तक मेरे कानों में अम्मा का वो थप्पड़ अक्सर गूंजा करता था जो उन्होंने मकान मालिक को मारा था। तब माँ जवान थी, हाथों में ताकत थी, मगर अम्मा अब बूढ़ी होने लगी थी। लेकिन उनके हाथों में आज भी पहले जैसा ही दमखम था और इसका अंदाजा मुझे आज हुआ था। मैं ताले में चाबी लगाने लगी, तब मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा। पीछे मुड़कर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी अम्मा खड़ी थी और वो मुझे पीपरी शेरनी की तरह घूर रही थी। अम्मा ने मेरे चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ कहे सुने बगैर ही अपने कमरे में चली गई थी। आज दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा था। अम्मा को ये सब नहीं करना चाहिए था, उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ दिल में अम्मा को कोसती जा रही थी कि आपने ये सब अच्छा नहीं किया। एकदम ही मेरे जहन में ख्याल आया था, हो सकता है अम्मा का कोई बहुत बड़ा राज इस कमरे में छुपा हुआ हो। वो डरती हो कि कहीं मुझ तक उनकी हकीकत ना पहुंच जाए। मैंने सोच लिया था कि अम्मा का राज तो मैं जानकर ही रहूंगी, मगर अम्मा के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूंगी ताकि उन्हें मुझ पर किसी भी किस्म का कोई शक न हो। सुबह हुई तो माँ कमरे में आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हूँ। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोली, नायला अपनी माँ को माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर तुम नहीं जानती कि इलाज करने वालों के कुछ असूल होते हैं और सबसे बढ़कर असूल ये होता है कि मरीज को प्राइवेसी दी जाए। मैं भी यही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी हिम्मत बनने की बजाय मुझे तंग क्यों करने लगी हो? अगर तुम यह सब करती रही तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के इलाज से हाथ खींच लूंगी। इन सब का गुनाह तुम्हें ही मिलेगा। फिर ये भी याद रखना कि हमें एक बार फिर से गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा। हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मैंने ना में सर हिला दिया। मैं बोली, अम्मा आपको आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, इसलिए आप अपना ये काम जारी रखिए। अम्मा खुश हो गई थी। मैंने भी सोच लिया था कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देती हूँ। माँ को तंग करना ठीक नहीं है। फिर अम्मा की ये बात भी तो सच ही थी ना कि हर इलाज की जगह पर प्राइवेसी की शर्त होती है। मैंने अपने दिलो दिमाग के हर शक को खत्म कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे मेरी माँ के वजूद से ही नफरत हो जाएगी। एक हफ्ता आराम से गुजर गया। मैंने अम्मा को तंग न किया। अम्मा खुश थी, मगर मैं व्याकुल थी। हसीन हसीन चेहरे वाली लड़कियां अम्मा से इलाज करवाने आती थी तो ये दिल में बैठ गया था कि रसौली सिर्फ जवान लड़कियों को ही होती है। फिर जब भी मेरे पेट में कभी हल्का सा भी दर्द उठता तो यही डर लगता कि कहीं रसौली तो नहीं बन गई। मैं रोती रोती रहती और अल्लाह से माफी मांगती रहती, मगर ये कभी कभार का दर्द मेरी जान से चिमट गया था। आज फिर मेरे पेट में दर्द की टीसें उठ रही थी। अब मैं माँ का इंतजार कर करके परेशान हो गई थी। वो पड़ोस का कहकर निकली थी, मगर वो तो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं दर्द से बेबस हो गई थी। मैं चाहती थी कि अम्मा जल्दी वापस आ जाए और मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अब मैं दर्द से मजबूर हो गई थी। दिल में ख्याल आया, क्या पता मेरी पीठ में भी रसौली बन गई हो। मैं जल्दी से उठकर मम्मी के खास कमरे में चली गई, जहाँ वो औरतों की रसौली का इलाज किया करती थी। मुझे वहाँ तेल पड़ा नजर आया तो मैंने आओ देखा न ताओ जल्दी से उस तेल की 3 कतरे अपनी नाभि में डाल दिए और कमरा बंद करके एक कोने में लेट गई। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी थी। मुझे अब माँ का वो थप्पड़ याद आ गया था। मैं दहल कर रह गई थी। मैंने खुद को डर से कोने में खिसका लिया था। अम्मा कमरे में दाखिल हो गई थी, लेकिन अम्मा के पीछे भी किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। अम्मा बोली, तुम्हें रेट मालूम ही है, मैं 10,000 लेती हूँ। लड़की तुम्हें यहीं से मिल जाएगी, तुम बस रात 10 बजे तक मेरे कमरे में पहुँच जाना। मैं दहल गई थी। ये मेरी अम्मा क्या कह रही थी? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही थी? मेरी माँ इलाज के बहाने से क्या लड़कियों का सौदा करती थी? मेरे सामने वो सब प्यारे प्यारे से चेहरे घूम गए थे। क्या वो मेरी माँ की बेहसी का शिकार हो चुकी थी? अब मुझे डर लगने लगा था कि अब ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। दूसरों पर जो हाथ गंद उछालते हैं, एक न एक दिन उनका भी मुकद्दर ठहरती है। अम्मा ये सब बातें कहकर निकल गई थी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए शायद वो मुझे न देख पाई थी। वो बाहर निकल गई तो मैं भी चोरी छुपे उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा लेटी थी। रात गए अम्मा मेरे पास आई और बोली, क्या बात है नायला, आज तुम बाहर ही नहीं आई? मुझे अम्मा की वजह से घिन आ रही थी।
मैं बोली नहीं अम्मा, तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा तड़प गई और बोली क्या हुआ है तबीयत को, डॉक्टर के पास ले चलूं तुम्हें? मैंने ना में सर हिला दिया और चादर मुंह तक तान कर लेट गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बसर की थी। मैं इस फैसले पर पहुंच गई थी कि चलो जो कुछ हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकती, क्यों ना आगे से कुछ गलत ना होने दूं। लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दोपहर को एक लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ आई और बोली कि मेरे पेट में रसौली है, इलाज करवाना है। अम्मा उनके लिए चाय लेने चली गई तो मैं खिसक कर उस लड़की के पास आकर बैठ गई और बोली मेरी माँ से इलाज करवाने मत आना, वो फ्रॉड करती है। उस लड़की के चेहरे पर खौफ ही खौफ फैल गया था। रात को मुकर वक्त पर वो लड़की नहीं पहुंची थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरी वजह से किसी की इज्जत बच गई। मैं लेटी हुई थी तब मुझे आंगन से अम्मा और एक मर्द के लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। वो अम्मा से पैसे वापस मांग रहा था, मगर अम्मा इस बात पर अड़ी थी कि अगर वो लड़की नहीं आई तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो मर्द था और था भी गुस्से में। आखिर मेरी अम्मा ने हार मान ली और उस आदमी के पैसे उसे वापस लौटा दिए थे। अम्मा जब कमरे में आई तो मैं बोली अम्मा ये आदमी कौन था, वो आपसे झगड़ा क्यों कर रहा था? अम्मा मुझे बड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी लगी। वो बोली कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करके लेट जाओ। मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं लेट गई थी। मुझे लगा कि शायद ये सारा सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ सुधर जाएगा, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। अम्मा सुधरने वाली नहीं थी। मैंने सोचा कि अम्मा के साथ साफ साफ सीधे बात करूंगी, उनसे कह दूंगी कि मैं आपकी असलियत जान गई हूँ, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। रात हुई तो एक लड़की इलाज के लिए माँ के पास आई थी। मैं कमरे से छुपकर यह सब देख रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी सवरी थी। आज ही मौका था कि मैं माँ के रूबरू जाकर खड़ी हो जाऊं और उनसे उनके काम की हकीकत मालूम करूं। मैं जल्दी से बाहर निकली तो अम्मा मुझे देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। अम्मा ने अपनी बौखलाहट पर गुस्से की चादर डालने की कोशिश की थी। अम्मा बोली नायला तुम यहाँ क्या कर रही हो, दफा हो जाओ अपने कमरे में। मैंने अम्मी की बातों पर कोई असर नहीं किया था और बोलने लगी अम्मा ये दुल्हन कौन है? ये तो वही लड़की है ना जो आपसे इलाज करवाने आने वाली थी। फिर इसको क्या सूझी कि ये दुल्हन बनकर आ गई। अम्मा जवाब की तलाश में इधर उधर देखने लगी थी। फिर बोली नायला जो लड़की दुल्हन का रूप धारण करके आती है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। मैंने इसे कहा था कि रूसी लिबास पहनकर आना। मैं बोली अम्मा मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी झूठ पर पली है। मुझे आपकी एक एक बात पर शक हो रहा है। ना जाने अब्बू के मरने के बाद आपने मेरी देखभाल किस तरह से की होगी, कहाँ से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा। अम्मा आप जानती हैं क्या, कुछ रोज पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, जैसे मेरे पेट में भी रसोली बन गई हो। मैं बड़ा डर गई थी। 2 घंटे आपका इंतजार करती रही, मगर आप घर पर वापस नहीं लौटी। दर्द बहुत बढ़ गया था। मैं आपके क्लिनिक में चली गई थी। मैंने आपका खास तेल उठाकर उसकी 3 कतरा बूंदे अपनी नाभि में डाल लिए थे और कोने में एक जगह पर लेट गई थी कि कहीं आप मुझे देख ना लें, क्योंकि मुझे वो थप्पड़ याद आया था जो आपने मुझे मारा था। आपको मालूम है तब क्या हुआ? आप और एक आदमी कमरे में दाखिल हो गए थे। आपने उससे 10,000 मांगे थे और कहा था कि लड़की मिल जाएगी। अम्मा आप पैसों के लालच में इस कदर गिर सकती हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे रूखी सूखी खिला देती, मगर हराम तो ना खिलाती। अम्मा आपकी खुद की जवान बेटी मौजूद है, फिर आपने दूसरी बच्चियों की इज्जत खराब करने का कैसे सोच लिया? अम्मा मुझे आप अच्छी नहीं लगती। जी चाहता है ये घर और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। उस दिन हमारे घर जो लड़की आई थी इलाज के लिए, मैंने उसे कह दिया था कि मेरी माँ फ्रॉड है, यहाँ पर मत आना। वो नहीं आई थी। फिर रात को एक आदमी आपके साथ झगड़ा कर रहा था। मेरे हर शक पर यकीन की मेहर लगा दी थी। अम्मा मुझे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। मैं आपकी असलियत से वाकिफ हो गई हूँ। हम दोनों एक ही घर में एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? अम्मा रोने लगी थी। रोती रोती उस जमीन पर बैठती चली गई थी। अम्मा ने मुझे जो बात बताई उसके मुताबिक तो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। अम्मा बोली नायला तू अपनी कह चुकी है, क्या मेरी तरफ की कहानी भी सुनेगी? तुम 7 बरस की थी जब तुम्हारे अब्बू चल बसे थे। मैं जवान थी, मेरे लिए कई रिश्ते भी आए, मगर मैं तेरा सोचकर रुक जाती थी। मुझे लगता था कि सौतेला बाप तुझे मान नहीं दे पाएगा जब उसकी खुद की औलाद हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो तेरी जरूर याद से भी हाथ खींच ले। फिर मैं क्या करती? मैं तुझे सिसक सिसक कर जीते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने पूरी जिंदगी तन्हाई में ही काट दी। तेरा पेट भरा और खुद भूखी रही। एक दिन मुझे एक औरत ने बताया कि वो शादीशुदा जोड़े उन्हें खानदान वालों से छुपकर शादी की होती है, होटलों के भारी भारी किराए भरकर साथ रहते हैं। मेरे सहन में ख्याल आया था। उसी के तहत मैं अगले ही दिन कोर्ट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उस दिन एक ही जोड़े की शादी हुई थी। वो मियाँ बीवी अकेले ही थे। मैं जान गई थी कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बोली तुम लोग अब कहाँ ठहरोगे? लड़की ने बताया कि वो होटल में ठहरेंगे। मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे घर में कमरे में ठहर सकते हैं, होटल से कम कीमत में। उस लड़की ने कुछ सोचकर हामी भर दी।
होटल के मुताबिक मेरे घर में ज्यादा प्राइवेसी का इस्तेमाल था, इसलिए वो मेरे घर में रुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम चल निकला। कोर्ट में शादी करने वालों को सब मेरे घर का ही मशवरा देते थे। अक्सर लड़कियां कॉलेज में ही अपनी पसंद से शादी कर लेती थी, इसीलिए वो पेट में रसोली का बहाना बनाकर अपनी वालिदा के साथ आकर मुझे अपना निकाहनामा दिखा जाती थी। मैं अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उन मियाँ बीवी को अपने घर में जगह दे देती थी। नायला, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है ना? मैं कोई गैर कानूनी और हराम का काम नहीं कर रही थी। तुमने आज जो बातें की हैं, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि लोग सच ही कहते हैं कि औलाद किसी की नहीं बनती। अगर मैं शादी कर लेती तो आज घर बार वाली होती, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, तो तुमने मुझे क्या दे दिया? तुमने तो आज जो अल्फाज के थप्पड़ मुझे मारे हैं, अम्मी की बात सुनकर मैं कांप गई थी। वाकई में कितनी बुरी थी मैं। अपनी फरिश्ते जैसी माँ पर शक किया मैंने, उनके लिए कितने बुरे बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई थी। मैंने कहा, अम्मा, आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, आज एक और कर दीजिए। इस नाफरमान औलाद को माफ कर दीजिए अम्मा। अगर तुम मुझे माफ ना कर पाई तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ना जाने अम्मा का दिल कैसे पिघल गया। उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। ये इशारा था कि अम्मा मुझे माफ कर चुकी है, मगर सच तो यह है कि मैं अभी तक खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अम्मा से नजर नहीं मिला पा रही। ना जाने कब तक इस गुनाह से निकल पाऊंगी।